यूं ज़मीं पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन वाला में क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 6 क्लास 6 आरबीएससी का चैप्टर है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और साथ में नोट करते रहें स्टूडेंट, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अध्याय 6 शुरू करते हैं। तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला है, विश्व प्राचीनतम एवं सबसे प्रमुख है। ठीक है, इसका पश्चिमी भूभाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी है और भू संरचना के आधार पर प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो राजस्थान का मध्यवर्ती भाग है वो अरावली पर्वतमाला और विश्व प्राचीनतम एवं सबसे प्रमुख है। इसका पश्चिमी भूभाग और दक्षिणी भूभाग पठारी है। भू संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब 4 भाग क्वेश्चन में कई बार ये 4 भाग हैं कि राजस्थान को किन 4 भागों में बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत आता है भाई पहला आता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल, इसमें क्या विशेषताएं हैं? पहली, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, पहली बात तो ये है। दूसरा, राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर विस्तृत है। राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर विस्तृत है क्या? थार का मरुस्थल। उसके बाद में राज्य की 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। दूसरी, राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर विस्तृत है और राज्य की 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद में आते हैं कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है थार का मरुस्थल, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति आदि इस थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा होती है, खनिज विविधता पाई जाती है, वनस्पति आदि इस थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। रेतीले टीलों को बालू का स्तूप और धोरे कहा जाता है। रेतीले टीले हैं जो, उनको बालू का स्तूप और धोरे कहते हैं, जो थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। इसे मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है नंबर 2, अरावली पर्वत। देखो, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल और दूसरा आता है अरावली पर्वत। कौन सा आता है? अरावली पर्वत। दूसरा आता है अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत में क्या विशेषता है? राज्य के 9% भाग पर विस्तृत है। कितने? 9% भाग पर विस्तृत है। राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट ये, कि जो अरावली पर्वत है राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसके बाद में अब जो अरावली पर्वतमाला है, शुरू कहाँ से होती है? अरावली पर्वतमाला शुरू कहाँ से होती है? दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से, और उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिएगा कि ये जो अरावली पर्वतमाला है शुरू कहाँ से होती है? दक्षिण में चले जाइए तो गुजरात के खेड़ब्रह्मा से शुरू होती है और ये जाती है दिल्ली के रायसीना हिल। उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल तक 692 किलोमीटर तक ये पहुंची हुई है। ठीक है, 692 किलोमीटर। दोबारा से इस बात को रिपीट कीजिएगा कि ये जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा
से उत्तर में दिल्ली के रायसीना हिल तक 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अब राजस्थान को पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में विभाजित करती है, मतलब राजस्थान के दो टुकड़े करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला, एक पूर्वी भाग और दूसरा पश्चिमी भाग। उसके बाद में यह पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में विभाजित करती है। यह पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में विभाजित करती है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में अरावली पर्वतमाला आता है। अब अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी आता है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसका 1722 मीटर ऊंचाई है माउंट आबू में। माउंट आबू और सिरोही में ये स्थित है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अब आता है नंबर 3, पूर्वी मैदान। राज्य के 23% भाग पर 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित होने की वजह से 56 गांवों के समूह और 56 नदी नालों से निर्मित होने की वजह से 56 का मैदान कहा जाता है। 56 गांवों के समूह से निर्मित होने की वजह से 56 का मैदान कहा जाता है। चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। कोटा से धौलपुर तक के उबड़ खाबड़ भूभाग को बीहड़, डोंग, उत्खात भूमि कहा जाता है। ये तीनों शब्दावली इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बीहड़, डोंग, उत्खात भूमि। ठीक है, कोटा से धौलपुर। उसके बाद में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग को माही का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी पूर्वी पठार नंबर 4 पर आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार। अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्लास से संबंधित पूछताछ है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नंबर 4 आता है दक्षिणी पूर्वी पठार। हड़ौती का पठार बोला जाता है इसको। राज्य के 7% भूभाग पर। देखो, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने % भूभाग पर स्थित है, दक्षिणी पूर्वी पठार कितने % भूभाग पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार देखने को हमें मिलता है। इसके बाद में इस क्षेत्र की मृदा लावा निर्मित मध्यम काली है जो कि बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो लावा निर्मित मध्यम काली है जो बहुत उपजाऊ है। अब इसमें प्रमुख पठार सिरोही में आबू और उड़िया का पठार, राजसमंद में व उदयपुर में भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा व ऊपरमाल का पठार। ठीक है, ऊपरमाल का पठार। इसके बाद में उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। ठीक है, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार। अब आता है नेक्स्ट बिंदु, जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं, क्योंकि हर स्टेट का, हर राज्य का, हर देश की अलग अलग जलवायु होती है। तो हमारा जो राजस्थान है उसमें 5 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की ऋतुएं। ठीक है, पहली आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर है, तापमान है, 30 से 40 डिग्री अधिक रहता है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक गर्म रहता है। थार का मरुस्थल यानी कि पश्चिमी राजस्थान सर्वाधिक गर्म रहता है, क्योंकि अक्सर हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि ये जो रेतीले मैदान है, थार का मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर का जो एरिया है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेत है और रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिन का तापमान अधिक व रात का तापमान कम रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है, और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। ग्रीष्म काल में चलने वाली तो ग्रीष्म
ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अब आते हैं शीत ऋतु, यानी कि सर्दी का जो मौसम होता है राजस्थान में वो कैसा है? तो शीत ऋतु सबसे ठंडा माउंट आबू, क्योंकि गर्मी में भी माउंट आबू है और सर्दी में भी माउंट आबू है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मावठ कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ये मावठ या पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा गया है। मावठ या पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा गया है। अनाज व पेयजल की कमी हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है? अकाल बोला जाता है। अनाज और पेयजल की कमी हो जाती है, उसे अकाल कहते हैं। जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली हो जाए तो वो मरुस्थलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली पर, क्योंकि जो वर्ड होते हैं वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बंजर। बंजर क्या है? अनुपजाऊ, मतलब जो कोई ज़मीन बीज बोने योग्य या फसल योग्य ना हो तो वो बंजर या अनुपजाऊ कहलाती है। उसके बाद आता है बीहड़। उत्खात भूमि व नदी, उत्खात भूमि बोलते हैं बीहड़ को। उत्खात भूमि क्या है? नदी व जल कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि, यानी कि नदी और जल का यदि कटाव होता है तो धरती उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसे बीहड़ बोला जाता है। उसके बाद में नंबर 3 समवर्षा रेखा, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। उसके बाद में अपर्दन। अपर्दन क्या है भाई? अपर्दन में क्या है? जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, यानी कि जल या पवन द्वारा, हवा चलती है या पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसे अपर्दन बोला जाता है। अब हमारे कंसेप्ट पर आते हैं, क्योंकि हमने इसको ऐड किया है इस क्लास में कि जो अन्य गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं हम हर उस लेसन में से प्रश्नों को रखेंगे हर क्लास में। तो आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट में हमने हर प्रश्नों को जो परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाले भी हैं, इनको हमने इसमें रखा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो आपका आंसर है 9% भाग पर है, 9% भाग पर। नंबर 3 क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और क्वेश्चन में यह भी पूछा गया कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण से कहाँ शुरू होती है? तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है। ठीक है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक की लंबाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया कई बार एग्जाम्स में, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। तो हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको पूरे लेसन करवाए जाएंगे क्लास 6, क्लास 7, 8, 9 और 10th के। और इसके साथ साथ आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।